हमारा आज का टॉपिक है अम्ल, क्षार एवं लवण। अम्ल किसे कहते हैं? अम्ल का अंग्रेजी अनुवाद अगर किया जाए तो इसका अंग्रेजी अनुवाद होता है एसिड। और एसिड शब्द की उत्पत्ति एक लैटिन शब्द एसियर से हुई है और एसियर का अर्थ होता है खट्टा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी वस्तु खाने में खट्टी हो उसमें अम्ल होगा और उसकी प्रकृति क्या होगी? अम्लीय होगी। जैसे नींबू का रस, संतरे का रस, आंवले का रस, टमाटर का रस, इमली, ये सारी चीज़ें खाने में खट्टी हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनमें अम्ल है और इनकी प्रकृति क्या है? अम्लीय है। अब बात आती है क्षार की। अब क्षार क्या है? जो खाने में खट्टे नहीं हैं। तो जो खट्टे नहीं हैं वो क्या होंगे? कड़वे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वस्तुएं खाने में कड़वी हों उनमें क्षार होगा। और दूसरा इनका एक फीचर और है कि इनका जो स्पर्श होता है, जो इनका टेक्सचर होता है, जब हम इनको टच करते हैं, जब छूते हैं तो इनका जो स्पर्श है वो साबुन के जैसा होता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ऐसा कोई भी पदार्थ जो खाने में कड़वा हो या जिसका स्पर्श साबुन के जैसा हो वो क्या होते हैं? उनमें क्षार होता है और उनकी प्रकृति क्षारकीय होती है। लेकिन ये सोचिए कि अगर कोई ऐसी वस्तु जो हमारे लिए अनजान है, हम उसके बारे में नहीं जानते कि ये खाने वाली चीज़ है या नहीं है, तो उसको चखना हो, ये तो रिस्क वाली बात है कि उसको चख कर हम चेक करें कि ये अम्लीय है या क्षारकीय है, टेस्ट करके देखें। तो हो सकता है वो हमारे लिए नुकसानदायक हो या हमारे जीवन पर ही कोई संकट ले आए। तो इसलिए कुछ ऐसे पदार्थ भी हैं हमारे आसपास जो किसी भी वस्तु को बिना चखे हमें पता लगा सकते हैं, हम उनसे उनका यूज़ करके हम पता लगा सकते हैं कि ये अम्लीय है या क्षारकीय हैं। ऐसे पदार्थ जिनका हम इस पर्पस से प्रयोग करें कि उनके अम्लीय या क्षारकीय नेचर के बारे में हमें पता करना हो बिना उनको चखे या बिना उनको टच किए, तो ऐसे पदार्थ जो होते हैं हम उनको क्या कहते हैं? सूचक कहते हैं। तो कई पदार्थ अम्लीय अथवा क्षारकीय इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है। ये पदार्थ सूचक कहलाते हैं। अब सूचक तो हमें पता चल गया कि सूचक भी नाम की चीज़ है कि हमें ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ को चख कर देखना है या उसको टच करके ही देखना है, बताना हो कि ये अम्लीय है या क्षारकीय है। तो ऐसे पदार्थों को सूचक तो कहते हैं, लेकिन हमें इतना तो पता होना चाहिए कि सूचक हैं कौन कौन से। तो सबसे पहला नंबर आता है लिटमस का। तो लिटमस एक बहुत ही कॉमन यूज़ होने वाला एक सूचक है। लिटमस क्या होता है? ये एक लाइकेन है। और लाइकेन बनता कैसे है? एल्गी और फंजाई मीन्स शैवाल और कवक, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से लाइकेन बनता है। और इन लाइकेन में से एक रस बनता है, रस निकलता है, उसको हम क्या कहते हैं? लिटमस कहते हैं। और वो लिटमस, उस लिटमस का प्रयोग करके हम दो तरह के लिटमस पेपर तैयार करते हैं। एक होता है लाल लिटमस पेपर और एक होता है नीला लिटमस पेपर। अब ये दोनों सूचक हैं किस चीज़ के? कि वस्तु जो है वो अम्लीय है या क्षारकीय है। तो इसके लिए हमें इतना पता होना चाहिए कि किस में कौन सा लिटमस पेपर क्या काम करता है। तो यहाँ पे मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जो नीला लिटमस पेपर होता है, जो नीला लिटमस होता है, जब वो अम्ल को टच करता है, अम्ल के साथ मिलता है, तो वो किस में बदल जाता है? लाल में बदल जाता है। और जो क्षार होता है वो लाल लिटमस को नीले में बदल देता है। बस इतना आपने ध्यान में रखना है कि जो अम्ल है वो नीले लिटमस को लाल में बदल देता है और जो क्षारक है वो लाल लिटमस को नीले में बदल देता है। अब मैं आपको ये थोड़ा सा मैं दिखाती हूँ। जो ये देखिए, मैंने आपके सामने दो जो कागज़ के टुकड़े हैं वो किए हुए हैं। इनमें से एक जो है वो लाल लिटमस पेपर है और ये है हमारा लाल लिटमस पेपर और ये है हमारा नीला लिटमस पेपर। अब जो लाल लिटमस पेपर है, मैंने आपको बताया है कि ये
क्षार के साथ मिलकर नीला रंग बनाता है। तो जो क्षार होगा वो इस लाल लिटमस को नीले में बदल देगा, और जो नीला लिटमस होगा वो अमल के साथ मिलकर लाल रंग में बदल जाएगा। मीन्स जो अमल होगा वो इसको लाल रंग में बदल देगा। अब अमल के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि अमल वो चीज़ है जो खाने में खट्टी है। तो खट्टी होने वाली एक एग्जांपल है हमारे पास नींबू, जो हमारे घरों में जो है वो आम तौर पे हमें मिल जाता है। तो ये मेरे सामने ये देखिए, ये आपके पास, ये मेरे पास कटा हुआ नींबू है, और इसमें से मैं थोड़ा सा रस जो है वो बाहर निकालती हूँ, और इस रस के ऊपर मैं इस लिटमस को रखती हूँ। तो ये देखिए, ये नीला लिटमस जो था, जहाँ जहाँ से नींबू का रस टच हुआ है वहाँ वहाँ से ये लाल में बदल गया है। ये नीला था, मैंने यहाँ पे नींबू के रस के साथ इसको टच किया, तो ये नींबू का रस जो है उसने इस नीले लिटमस को लाल में बदल दिया है। ये देखिए, ये नीला लिटमस था, ये पूरी तरह से लाल लिटमस में बदल गया है। अब बात आती है कि शार्क, कि शार्क खाने में जो कड़वे होते हैं या जिनकी प्रकृति जो जिनका टच होता है। अब ये देखिए, ये दोनों लाल लिटमस दिखाई देते हैं। ये तो हमने प्रयोग में किया था कि नीले लिटमस को हमने लाल में बदल दिया किसकी मदद से? अमल की मदद से। अब हम आते हैं कि जो शार्क होते हैं वो किस तरह से लाल लिटमस को नीले में बदलते हैं। अब लाल लिटमस को नीले में कौन बदलेगा? जो क्षारक होगा। और क्षारक के लिए या तो कोई कड़वी चीज़ या कोई साबुन जैसी चीज़ जिसका टच जो होगा वो साबुन जैसा होगा। अब जैसे मेरे पास ये साबुन की चक्की है, तो मैंने इसके ऊपर लाल लिटमस को रखा। अब ये देखिए, जहाँ जहाँ से साबुन को टच हो रहा है लाल लिटमस, वहाँ वहाँ से जो ये लिटमस पेपर है वो नीला बन रहा है। अब क्योंकि ये थोड़ा सा साबुन सूखा हुआ है, तो इस वजह से, क्योंकि गीला जो होता है वो जल्दी बढ़िया रिजल्ट दिखाता है। तो ये जो है यहाँ पे आप देखिए, जहाँ पे साबुन को टच हुआ है लाल लिटमस, वहाँ वहाँ से ये नीला हो गया है। अब मैं थोड़ा सा पानी इसके साथ टच कर रही हूँ। ये देखिए लाल लिटमस जो है वो पूरी तरह से नीला हो चुका है। तो इस तरह से जो क्षारक होते हैं वो क्या करते हैं, लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं। अब मैंने एक चीज़ ये भी बताई थी कि जो चीज़ें हम ये नहीं देख सकते, वो टच नहीं कर सकते, या हम टच करना नहीं चाहते, या हम टेस्ट नहीं कर सकते, तो ऐसी भी कुछ चीज़ें हैं जिनके लिए हमें ये पता करना हो कि इनकी जो प्रकृति है वो अम्लीय है या क्षारकीय है। तो उसके लिए एक एग्जांपल हमारे पास आती है। जैसे मेरे पास ये डिटॉल है, ये देखिए, ये मेरे पास डिटॉल है। अब ना तो हम डिटॉल को चख कर देख सकते हैं कि ये कड़वा है या ये खट्टा है। तो हमें इसकी नेचर अगर पता करनी हो तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो मैं इसकी नेचर पता करने के लिए क्या करूँगी, एक लिटमस लाल वाला लिया, उसको इसमें भिगो दिया, पूरी तरह से अंदर चला गया। तो ये क्या हुआ, लाल लिटमस को इसने नीले में बदल दिया। इसका मतलब ये है कि ये क्या है, क्षारकीय प्रकृति का है। तो इसको एक बार और चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक नीला लिटमस और पकड़ते हैं। हम ये नीला लिटमस ले रहे हैं, नीले लिटमस को इसमें डालते हैं। तो नीले लिटमस का रंग कोई चेंज हुआ? नहीं चेंज हुआ। इसका मतलब नीला लिटमस अगर क्षारक में जाएगा तो नीला ही रहेगा। होगा क्या, अगर हम लाल लिटमस लेंगे, जैसे मैं फिर से एक लाल लिटमस पेपर फिर से ले रही हूँ, इसको इसमें वापस डिप कर रही हूँ। तो डिप करने के बाद ये देखिए, मैं इसको डिप कर रही हूँ। डिप करने के बाद जब मैंने इसको निकाला तो ये किस में बदला हुआ है, नीले में बदला हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सोपी टच वाली चीज़ें होंगी तो उनको भी हम बिना टेस्ट किए देख सकते हैं कि ये अम्लीय है या क्षारकीय है। उसी तरह से सोपी टच वाली एक बहुत बढ़िया एग्जांपल हम घरों में यूज़ करते हैं, वो है ये लाइज़ॉल। तो लाइज़ॉल भी जो होगा, अगर मैं इसको
देखूं कि ये इसकी नेचर क्षारकीय है या अम्लीय है, मैं इसको थोड़ा सा ढक्कन में डाल रही हूँ। ढक्कन में डाल लिया। अब ये जो चीज़ है ये मुझे पता होना चाहिए कि अम्लीय है या क्षारकीय है। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसको लिटमस पेपर की मदद से मैं इसमें, ये देखिए थोड़ा सा है, तो इसको सबसे पहले तो मैं क्या करूँगी, नीला लिटमस लिया, उसको डिप किया। गीला तो हो गया है लेकिन रंग में कोई चेंज नहीं आया। इसका मतलब ये क्षारकीय है, क्योंकि नीले लिटमस को इसने नीला ही रखा। अब चेक करते हैं कि क्या ये लाल लिटमस को बदलता है। ये देखिए ये लाल लिटमस है, इसको भी मैंने लाइजोल में डिप किया तो ये किस में बदल गया, नीले में बदल गया। उसी तरह से इसी तरह का जो प्रैक्टिकल है ये आप घर पे जो हमारी टूथपेस्ट होती हैं उनके साथ भी कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ है कि कोई भी वस्तु है अम्लीय है या क्षारकीय है, उसको बिना टच किए हमने चेक किया कि वो अम्लीय है या क्षारकीय है, इन वस्तुओं को हम क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं। अब आपके पास एक वर्ड आता है लवण। लवण को समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक टर्म आती है उदासीनीकरण की। उदासीनीकरण को समझना ज़रूरी है अगर हमने पहले लवण को समझना है। तो उदासीनीकरण किसे कहते हैं, जब अम्ल और क्षारक आपस में मिलते हैं, निश्चित मात्रा में अम्ल और निश्चित मात्रा में क्षारक, क्योंकि सारे अम्ल जो होते हैं वो एक जैसे अम्लीय प्रकृति वाले नहीं होते, कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं और कई बहुत ज़्यादा वीक एसिड होते हैं। और उसी तरह से क्षारक भी कोई बहुत ज़्यादा बेस होते हैं, बहुत ज़्यादा क्षारकीय प्रकृति वाले होते हैं, और कोई कमज़ोर प्रकृति वाले होते हैं, क्षारकीय प्रकृति वाले होते हैं। तो जब हम अम्ल और क्षार को एक निश्चित मात्रा में आपस में मिलाते हैं तो अम्ल भी अपना प्रभाव खत्म कर बैठता है और क्षारक भी अपना प्रभाव खत्म कर बैठता है। इस प्रोसेस को जब अम्ल और क्षारक आपस में मिलकर एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण। जैसे उदासीनीकरण मीन्स जो अम्ल है वो भी बहुत एक्टिव चीज़ है, क्षारक जो हो है वो भी बहुत एक्टिव चीज़ है, लेकिन जब दोनों आपस में इकट्ठे हो जाते हैं तो ये दोनों एक दूसरे के प्रभाव को, एक दूसरे के असर को ख़त्म कर देते हैं। तो उनकी एक्टिविटीज़ को वो बिल्कुल निगलेक्ट कर देते हैं, बिल्कुल उनको ख़त्म कर देते हैं। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं कि वो दोनों उदास हो गए हैं। अब जो ना तो अम्ल अपना प्रभाव दिखा पा रहा है और ना ही क्षारक अपना प्रभाव दिखा पा रहा है। अम्ल क्षार की मौजूदगी में अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता और क्षारक जो है वो अम्ल की मौजूदगी में अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता। तो इस तरह से दोनों उदास हो जाते हैं। तो यहीं से टर्म आती है उदासीनीकरण, कि अम्ल और क्षारक जब आपस में एक निश्चित मात्रा में मिल जाते हैं तब ये एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देते हैं, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण कहते हैं। और उदासीनीकरण के दौरान जब अम्ल और क्षारक आपस में मिलते हैं तो उस समय क्या होता है कि ये लवण को बनाते हैं और साथ में जल भी बनता है। अम्ल और क्षारक जब आपस में मिलते हैं तो ये लवण और जल बनाते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि लवण जो होते हैं वो उदासीन होते हैं, उनका ना तो अम्लीय प्रभाव होता है और ना ही उनका क्षारकीय प्रभाव होता है। जब किसी अम्लीय विलेन में क्षारकीय विलेन मिलाया जाता है तो दोनों विलेन एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं। जब किसी अम्ल और क्षार के विलेन को उचित मात्रा में मिलाया जाता है तो विलेन की प्रकृति ना तो अम्लीय रहती है और ना ही क्षारकीय। दूसरे शब्दों में अम्ल तथा क्षारक दोनों की ही प्रकृति लुप्त हो जाती है। इस प्रकार बना विलयन ना तो अम्लीय होता है ना ही क्षारकीय। उदासीनीकरण के तत्काल बाद अगर आप देखें तो पीछे जो होता है, इनकी दोनों के प्रभाव से जो पदार्थ निर्मित होता है, इन दोनों की अभिक्रिया से जो पदार्थ निर्मित होता है उसको हम लवण कहते हैं। तो इसका मतलब जो लवण होते हैं वो उदासीन होते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा जो चैप्टर था उसको देखिए, तो उसका जो हेडिंग है वो क्या है, अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो अम्ल क्या होते हैं, जिनकी प्रकृति अम्लीय होती है।
क्षारक क्या होते हैं जिनकी प्रकृति क्षारकीय होती है, और लवण क्या होते हैं जिनकी प्रकृति उदासीन होती है। तो यहाँ पे ये इस पैराग्राफ में हमें साफ साफ लिखा हुआ है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया में नया पदार्थ निर्मित होता है जो लवण कहलाता है। लवण अम्लीय, क्षारकीय अथवा उदासीन प्रकृति का हो सकता है। कैसे हो सकता है? क्योंकि अम्ल जब लवण बना तो अगर बाई चांस जो अम्ल वाला है वो हमने स्ट्रॉन्ग अम्ल ले लिया, स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया, और जो क्षारक है वो हमने कमज़ोर ले लिया, तो जो लवण बनेगा ऑब्वियसली वो क्या बनेगा? अम्लीय बनेगा। और जब हमने जो कोई और रिएक्शन किया तो उसमें कमज़ोर अम्ल ले लिया और स्ट्रॉन्ग क्षारक ले लिया, तो जो लवण बनेगा वो क्षारकीय बनेगा। और अगर दोनों जो हैं वो बराबर बराबर के अम्लीय और बराबर के क्षारकीय लेंगे तो जो लवण होगा वो उदासीन बनेगा। और उदासीनीकरण की अभिक्रिया में लवण के साथ साथ दूसरा क्या बनता है? जल भी मुक्त होता है, जल भी निर्मित होता है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया ये हमारे लिए कोई नई नहीं है, दैनिक जीवन में हम इसका प्रयोग करते हैं। दैनिक जीवन में उदासीनीकरण की कई उदाहरणें हैं। अब यहाँ पे अभिक्रिया भी दे रखी है, अम्ल प्लस क्षारक क्या बनाता है? लवण प्लस जल, और साथ में ऊर्जा भी निर्मित होती है। अब आते हैं उदासीनीकरण के जो हमारी दैनिक जीवन में क्या क्या उदाहरणें हैं। सबसे पहले दिनचर्या जो शुरू होती है हमारी, वो कहाँ से होती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया से ही शुरू होती है, क्योंकि हमने अपने दूसरे चैप्टर में पढ़ा था कि दंत क्षय क्या होता है। तो उसमें हमने क्या देखा था कि दांतों में जब खाना फंसा रह जाता है, मीठी चीज़ें फंसी रह जाती हैं और मुंह बंद होता है रात के समय, तो वो अपघटित होते हैं। वो जो खाना होता है, क्योंकि मुंह में हमारे जीवाणु भी मौजूद होते हैं, और जीवाणु उस मीठे खाने को धीरे धीरे अपघटित करते हैं और अम्ल का निर्माण करते हैं। और वही अम्ल जो होता है, अगर हम सुबह उठ के ब्रश ना करें, या वो अम्ल जो है रात को सोते समय ब्रश ना करें, वो अम्ल हमारे मुंह में बना रहेगा और उससे हमारे दांत क्या होंगे? वो सड़ते रहेंगे। लेकिन जो पेस्ट होती है वो क्षारकीय होती है, और इसी तरह से जो क्षारकीय पेस्ट होती है, जब हम दांतों को पेस्ट करते हैं या हम दातुन करते हैं, तो उनकी जो क्षारकीय प्रकृति होती है वो दांतों में बनने वाले अम्लीय पदार्थों को उदासीन कर देती है और दंत क्षय की प्रॉब्लम हमें नहीं होने देती, टूथ डिके की प्रॉब्लम हमें नहीं होने देती। उसी तरह से अब जब अपाचन हो जाता है, मीन्स कई लोगों को एसिडिटी हो जाती है, तब क्या होता है? हमारे पेट में HCl बनता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो बनता है। और वो जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है, अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में बने किसी के पेट में, तो वो पर्सन जो होगा वो अपाचन से ग्रस्त हो जाएगा, और अपाचन के समय उसको काफ़ी तकलीफ़ भी होती है। तब हम उसको क्या करते हैं? एक एंटा एसिड देते हैं। तो एंटा एसिड क्या होता है? एंटा एसिड, एंटा मतलब विपरीत होने वाला, एसिड मतलब अम्ल, अम्ल के विपरीत अभिक्रिया करने वाला। तो एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए हम उसको क्या देंगे? एंटा एसिड देंगे। उसी तरह से आपने देखा होगा कि जब बच्चे को या किसी भी पर्सन को टांटिया काट जाता है या चींटी काट जाती है, तो उसके ऊपर फटाफट क्या करते हैं? उसके ऊपर पेस्ट लगा देते हैं। तो वो भी क्यों? क्योंकि चींटी का जो काटना है, चींटी का जो कट होता है, उसमें थोड़ा सा अम्लीय प्रकृति की होती है। तो चींटी का जो डंक होता है वो अम्लीय प्रकृति का होता है। तो उसके प्रभाव को ख़त्म करने के लिए भी हम क्या करते हैं? क्षार का प्रयोग करते हैं, ताकि चींटी के डंक के कारण पर्सन में कोई एंटीबॉडीज जो है, कोई रिएक्शन ना हो जाए। उसी तरह से जो कारखानों से अपशिष्ट पदार्थ निकालते हैं, किस में फेंकते हैं? सीधा नदियों में फेंक दिया जाता है। लेकिन जो कारखानों से अपशिष्ट पदार्थ निकलता है वो या तो क्षारकीय होगा या अम्लीय होगा। तो अम्लीय भी
जल जीवों के लिए खतरनाक है और क्षारकीय पदार्थ भी जल जीवों के लिए खतरनाक है। तो इसलिए जब कारखानों से इन अपशिष्ट पदार्थों को फेंका जाता है, इनको छोड़ा जाता है, तब इनको पहले इनकी प्रकृति देख करके अम्लीय हैं तो उनमें क्षारक डालकर उनको उदासीन किया जाता है, और अगर क्षारकीय हैं तो उनमें अम्ल डालकर उनको उदासीन किया जाता है। इसी तरह से ताकि अगर वो नदियों में फेंका जाए तो कम से कम जो पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं उनको कोई नुकसान ना हो। उसी तरह से मृदा उपचार होता है। मृदा उपचार कैसे कि कहीं कहीं पे जो मृदा है वो हमें अम्लीय प्रकृति की मिलती है, और कहीं पे जो मृदा है वो हमें क्षारकीय प्रकृति की मिलती है। तो अम्लीय प्रकृति की अगर मृदा हमें मिलती है तो हम उसमें क्या करते हैं, कोई ना कोई क्षारकीय पदार्थ जो है वो मिलाते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड वगैरह है। तो ये चूना पत्थर जो है ये हम उसको उसमें मिला देते हैं, जिस वजह से उसकी जो क्षारकीय प्रकृति है वो न्यूट्रलाइज हो जाती है। और अगर मृदा जो है अम्लीय प्रकृति जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाती है, और अगर जो मृदा है वो क्षारकीय हो तब हम उसमें जैव पदार्थ मिला देते हैं, जैसे कंपोस्ट खाद वगैरह हो गई। और जैव पदार्थ में क्या होता है, अम्लीय मटेरियल जो होता है वो ज़्यादा होता है। तो इसलिए क्षारकीय प्रकृति वाली मृदा में हम अम्लीय पदार्थ मिलाते हैं, जैविक खाद मिलाते हैं, जिस वजह से जो मृदा होती है उसकी जो नेचर होती है, जो बहुत ज़्यादा क्षारकीय थी, अब अम्ल डालने के कारण वो भी उदासीन हो गई है। क्यों हम ये मृदा का उपचार करते क्यों हैं? क्षारकीय मृदा को उसमें उदासीन करने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम अम्ल क्यों डालते हैं, या अम्लीय को उदासीन करने के लिए हम उसमें चूना क्यों डालते हैं? उसका कारण ये है कि मृदा भले ही ज़्यादा क्षारकीय हो या अधिक अम्लीय हो, दोनों किस्मों में वो पौधों की वृद्धि के लिए सही नहीं होती है। इसलिए हम उसकी प्रकृति को भी बदलते हैं, उसका भी उपचार करते हैं। तो ये था हमारा उदासीनीकरण के साथ हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आपके नोट्स जो हैं वो आप तक पहुंच जाएंगे। थैंक यू।